हेलो दोस्तों, 48 एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। मैं आप लोगों के लिए प्राचीन भारत का इतिहास लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और क्लास के लास्ट में हम आपको 30 प्रश्न ऐसे बताएंगे जो कि सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग कहलाते हैं। सिंधु सभ्यता का पता कैसे चलेगा? 1857 में कराची और लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन को दो प्राचीन नगरों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का पता लगा। अगर देखते हैं, मोहनजोदाड़ो की सबसे नज़दीकी नदी जो है सिंधु नदी है और हड़प्पा की रावी नदी। आगे देखते हैं। उत्खनन के फलस्वरूप बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई। तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी, जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। लोगों को नालियों तथा सड़कों को बहुत महत्व का अनुमान था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। गुजरात पर शहर लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार था। आगे देखते हैं। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्तियां मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुईं और उत्खनन के फलस्वरूप यह पता लगाया गया कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। कृषि, पशुपालन सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। हड़प्पा सभ्यता से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। आगे देखते हैं। उसके बाद भारत पे ईरान से आर्यंस आए, जो कि वैदिक सभ्यता को उपज किए। और इसमें सबसे जो किसान खेती करते थे वह सबसे महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। और वैदिक सभ्यता से ही औजारों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद भारत को 16 राज्यों महाजनपदों में बांटा गया। इससे अंगुत्तर निकाय होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। मगध महाजनपद। मगध की सबसे पहली और प्राचीन राजधानी बिंबिसार आर्यक वंश, शिशुनाग नागवंश, महापद्मनंद नंदवंश और चंद्रगुप्त मौर्य वंश। तो चलिए देखते हैं। पहला बिंबिसार आर्यक वंश। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी मृत्यु इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। इस अजातशत्रु की मृत्यु उदयन ने की थी। इस उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। महापद्मनंद नंदवंश की स्थापना की थी। तो नंदवंश के समय में मैसेडोनिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने पौरव राजा पोरस के साथ झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा था, जो हाइडेस्पीन के युद्ध के नाम से जाना गया। इसकी मृत्यु ज्वर की वजह से बेबीलोन में हो गई थी। अंतिम शासक घनानंद था। आगे देखते हैं। मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य। इस वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसके गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य था। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में राजनीति संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पर्ण थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था। इस सेल्यूकस निकेटर के राजपूत का नाम मेगस्थनीज था और मेगस्थनीज ने इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर के पुत्री कार्निया के साथ
साथ चंद्रगुप्त मौर्य की विवाह किया था और इसने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा जमाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। इसकी मृत्यु श्रवण बेलागोला के उपवास के दौरान हो गई थी। इसके बाद बिंदुसार अगला शासक बना। बिंदुसार पुराणों में बिंदुसार को अमित्रघात, वरिसार, भद्रसार के नाम से जानते हैं। यह जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इसने अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था। आगे देखते हैं। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया था। इसके बाद अशोक अगला शासक बना। अशोक पूरे मौर्य वंश में अशोक सबसे महाप्रतापी शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा था। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 ईस्वी में फैनथेलर ने की थी और सबसे पहले 1837 में इसको जेम्स प्रिंसेप ने शिलालेखों को पढ़ा था। प्रारंभ में तो अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भरी मारकाट के बाद इसने शास्त्रों का त्याग कर दिया और इसने गौतम बुद्ध का शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। अशोक देवानामप्रिय के नाम से विख्यात था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। मगध महाजनपद। बिम्बिसार, आर्यक वंश, शिशुनाग, नागवंश, महापद्मनंद, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश। इसके बाद शुरू होता है पुष्यमित्र, शुंग वंश की स्थापना, वासुदेव, कर्ण वंश, सिमुक, सातवाहक वंश और श्रीगुप्त गुप्त वंश। यह जो है श्रीगुप्त गुप्त वंश यही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे ही देखते हैं आगे। गुप्त वंश। श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। इसी ने भारत में गुप्त संवत की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त अगला शासक बना। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और इसने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाती हुई देवी की मूर्तियां अंकित की थी। महापराक्रमी होने के कारण इसे भारत देश का नेपोलियन कहा जाता था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय यह भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने भारत में शकों के आक्रमण को विफल कर दिया। भारत के इतिहास में सबसे पहले चांदी के सिक्के इसी ने चलाए थे। कालिदास, आर्यभट्ट, वारामिहिर और ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत इत्यादि विद्वान इसी के शासनकाल में थे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। वारामिहिर ने एक खगोल शास्त्री थे। कालिदास मेघदूत और कुमार संभव की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासक काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। इसके बाद कुमारगुप्त अगला शासक बना। कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इसके बाद स्कंदगुप्त अगला शासक बना। इसने भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया। इस वंश का आखिरी शासक भानुगुप्त था। चलिए आगे देखते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारत में वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेद का अर्थ है ज्ञान। पहला है ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीनतम वेद है और
इसे संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद से ही की गई है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्ति हैं। उसके बाद है सामवेद। इसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और यजुर्वेद, इसमें कृष्ण की उपासना का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद सबसे आधुनिकतम वेद है और जादू टोना टोटका अर्थवेद से ही लिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। राजतंगड़ी पुस्तक के लेखक कल्हड़, और यह पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, जबकि चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को बोला जाता है। तो इसी के साथ आगे देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदाड़ो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नृत्य करती हुई बालिका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मगध। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी का बंदरगाह का क्या नाम था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ऑप्शन नंबर ए, कृषि। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता के घर किसने बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन आर, ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोरस। आगे देखते हैं निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। तो इसे देखते हैं। इसमें पहले शिशुनाग, इसके बाद नंद, इसके बाद मौर्य, इसके बाद आर्य। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है श्रवणबेलगोला में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देवनागरी के नाम से कौन विख्यात था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। आगे देखते हैं इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज ने लिखी थी। मौर्य
दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। आगे देखते हैं, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश ने। अगला देखते हैं, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, भारत देश का नेपोलियन कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, फहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला देखते हैं, मेघदूत के रचयिता हैं? मेघदूत के रचयिता हैं तो ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। आगे देखते हैं, वराहमिहिर थे, यह एक खगोल शास्त्री थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्यतः व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। मगध के किस राजा ने राज्य के लालच में अपने पिता की मृत्यु कर दी थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिसेप। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप सभी को धन्यवाद।